जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपका 3 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। और पहला प्रश्न ये रहा, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना हाल ही में किस राज्य में स्टार्ट की गई है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को बिहार राज्य में स्टार्ट किया गया है। बिहार वालों, आपके लिए मैराथन करंट अफेयर्स मैंने दे दिया है, जो आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, जा करके देख लेना, है ना। इतने सारे कमेंट भर भर के आप दे रहे थे, तो आपका बिहार करंट अफेयर आ चुका है। ठीक है, अब अगली बारी यूपी करंट अफेयर्स की होगी, उसको भी मैं दूंगा। तो आइए समझते हैं कि प्रतिज्ञा योजना है क्या। और चुनावी साल है तो बहुत सारी योजनाएं तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और तो ये है नीतीश बाबू, योजनाएं इन्होंने घोषित कर दी 1 जुलाई 2025 को। बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, दो योजनाएं हैं, प्रतिज्ञा योजना और कलाकार पेंशन योजना यहां पे स्टार्ट करी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिज्ञा योजना किन के लिए है। तो 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स है, वहां पे विभाग है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें जो 18 से 28 साल के बीच में युवा हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो युवाओं को इसमें क्या दिया जाएगा? इंटर्नशिप दिया जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाएगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे उनको पैसे भी मिलेंगे, स्टीपेंड भी मिलेंगे, स्टाइपेंड भी मिलेंगे। ठीक है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। तो 12वीं पास जो होंगे उनको मंथली 4,000 रुपये मिलेगा, और जो ITI डिप्लोमा कर चुके उनको 5,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उनको 6,000 रुपये मिलेगा, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट में अन्य जिले में कार्य कर रहे हैं उनको 2,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। अपने जिला छोड़कर आप दूसरे जिला जा रहे हैं तो भैया खर्चा तो लगेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वहाँ पे रुकने रहने ठहरने खाने की व्यवस्था और लगेगी। अगर आप राज्य से बाहर चले जाते हैं तो 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा 3 महीने तक। तो ये है फायदा बिहार के लिए। बिहार बाबू ने बहुत ही बेहतरीन सुनहरा यहां पर अवसर खोल दिए बिहार वालों। देखो क्या क्या मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट करी गई। अब नाम से स्पष्ट है, जो बहुत सीनियर कलाकार हैं, जो बिहार की कल्चर को बचाना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, उन सभी सीनियर कलाकारों को फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा, और इसमें उनको 3,000 रुपये प्रति महीना उन सभी कलाकारों को दिया जाएगा। आप देखिए, बात यहाँ पे योजनाओं की आई है, तो मैं आपको और भी राज्यों की योजनाएं पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम में आएंगी। तो बात करेंगे ज्योति योजना की। तो ज्योति योजना केरल सरकार ने स्टार्ट करी है। तो केरल में जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जो चल फिर नहीं सकती, तो यहां पे उनको वित्तीय सहायता देगी केरल सरकार। एक देश है धड़कन अभियान, राष्ट्र प्रेम को जागृत करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया है। इसमें फ्री में सोलर पंप दिया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। फिर है एक परिवार एक उद्यमी अभियान, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार ने। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने। और महिला संवाद अभियान बिहार सरकार ने। महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला है, हाल ही में किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो भाई साहब, पाकिस्तान के तो एकदम जलवे ही जलवे हैं। पाकिस्तान ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है। हालांकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अध्यक्षता मिलती रहती है, तो पाकिस्तान अभी इसका मेंबर है। ठीक है, तो पाकिस्तान को यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है, और ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये अध्यक्ष रहेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव असीम इफ्तियार अहमद, वो यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूएनएससी में अध्यक्षता जो होती है हर महीने बदलती रहती है, और वर्णानुक्रम होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अभी पाकिस्तान का नंबर आ गया, इसलिए पाकिस्तान को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं कर लिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज होता रहता है। अब देखिए, पाकिस्तान जो है
अब बना है यूएनएससी का परमानेंट प्रेसिडेंट बना है, ठीक है, तो मतलब अध्यक्ष बना है। तो अब ये सिंधु जल संधि जो 1960 की संधि है हमने यहाँ पर रद्द करी, उसका रोएगा ये, है ना। और पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के बारे में भी रोएगा, तो ऐसे मुद्दे उठाएगा, भारत को खींचने की प्रयास करेगा, जो हमेशा करता आया है। अभी देखिए यूएनएससी का पाकिस्तान अस्थायी मेंबर भी है, ये जो है ना नॉन परमानेंट मेंबर भी है। यूएनएससी की बात करें तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो दुनिया में शांति और सिक्योरिटी बनाने के लिए काम करता है, जो बिल्कुल से विफल है, बिल्कुल फालतू है, किसी काम का नहीं है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 15 मेंबर होते, 5 यहाँ पे स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। तो कार में बॉयफ्रेंड, ठीक है, तो C फॉर चाइना, A फॉर अमेरिका, R फॉर रशिया, B फॉर ब्रिटेन, F फॉर फ्रांस। तो 5 परमानेंट है जिनके पास वीटो पावर है, और 10 इसमें अस्थायी मेंबर है, जो हर साल 5 नए सदस्य चुने जाते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। अगला है माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गए हैं। आप इनके देखो, है उम्र कम लेकिन उड़ान बहुत बड़ी है। तेगवीर सिंह ने इतिहास रचा है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सबसे ऊंचा ये माउंटेन पीक है। आप यहाँ पे तेग बहादुर को देख रहे हैं, कितने छोटे से हैं, प्यारे से, क्यूट से हैं, 6 साल 9 महीने 4 दिन के हैं। पंजाब रोपड़ के रहने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। अगस्त 2024 में तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पे भी चढ़े थे और सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बने थे। अब ये माउंट एल्ब्रूस भी चढ़ गए हैं, ठीक है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब माउंट एल्ब्रूस में आपको दिखा दूं, ये टर्की है, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, ये जॉर्जिया है, ये रशिया है, और ये जो लंबी सी पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। यहाँ पे कॉकस पर्वत श्रृंखला है जो कि रशिया में है, वहीं पे सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। ऊंचाई है 5642 मीटर, लगभग 18510 फीट है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये विशेषता है, और विश्व की 10वीं सबसे बड़ी चोटी है। दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि साउथ अमेरिका में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालय में है, जो कि कितने किलोमीटर में फैली हुई है। हिमालय जो है वो 2200 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलो, तो प्यारे साथियों, अगर आपको करना है डाउनलोड PDF तो आपको करना पड़ेगा स्टडी का डाउनलोड। अब कहाँ से करोगे? गूगल प्ले स्टोर से, लिंक दिया गया वहां से। डेली करंट अफेयर्स की PDF में जाना, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना, रैंकिंग भी लास्ट में बताऊंगा, कल किसने फर्स्ट मारा, कल किसने बाजी मारी है। तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा आपका संबंध मजबूत हो जाए। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, जहां पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट PDF नोट्स मिलता रहता है। ये हमारा नंबर है, हमारी टीम का नंबर है, जो आप इस पर रेगुलर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में किस देश में हिजाब को बैन कर दिया गया है? हिजाब को ही बैन कर दिया है। तो ऐसा काम करने वाला कजाकिस्तान देश बन गया जिसने हिजाब को बैन कर दिया है। हिजाब मुस्लिम लोगों के द्वारा पहना जाता है, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, उसमें पूरा अपने बदन को ढका जाता है। तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनका नाम है कासिम-जोमार्ट टोकायेव। इन्होंने हिजाब बैन पर जो कानून था सिग्नेचर कर दिया है। तो अब पब्लिक प्लेसेस में जो चेहरा ढक करके आएगा उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ना आप नकाब पहन सकते, ना आप हिजाब पहन सकते, ना बुर्का पहन सकते। तो ये नेशनल सिक्योरिटी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के फैसला किया गया है। तो कजाकिस्तान यहां पर आप देखो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसकी कोई भी सीमा जलीय सीमा को नहीं छूती अंतरराष्ट्रीय। कजाकिस्तान के ऊपर रशिया है, इधर चाइना है, इधर किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे अराल सागर है, यहाँ पे लेक बालखश है, यहाँ पे कैस्पियन सागर है, और कजाकिस्तान की कैपिटल है क्या? अस्ताना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कजाकिस्तान में आपको मोस्टली लोग जो देखने को मिलेंगे मुस्लिम देखने को मिलेंगे। तो एक मुस्लिम कंट्री ही ऐसा फैसला कर रहा है, बड़ी बात है। और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो इसके पड़ोसी देश है, ऑलरेडी यहाँ पे बैन लगा हुआ है। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है,
16 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था। और कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की मुद्रा है। पड़ोसी देश के बारे में तो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नया नाम किसके नाम पे रखा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम हो गया है सावित्रीबाई फूले। क्या नाम है? सावित्रीबाई फूले, आपको ध्यान में रखना है। तो पुराना नाम था NIPCCD, नया नाम होगा सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, जो कि 1966 में स्थापित हुआ, 1966 में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेन जो काम होता है महिला और जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए काम करना, तो उनको ट्रेनिंग देना, रिसर्च करना उस क्षेत्र में और डॉक्यूमेंटेशन करना इसका मेन काम है। सावित्रीबाई फूले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सावित्रीबाई फूले का जन्म सतारा महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी डेथ पुणे में हुई थी 1897 में, प्लेग पीड़ितों की सेवा करते हुए। इनके पति का नाम था महात्मा ज्योतिराव फूले, तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये थे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और सत्यशोधक जो समाज था उसके संस्थापक। भारत की पहली फीमेल टीचर हैं सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महिलाओं में शिक्षा को ले जाने के लिए बहुत ही कार्य किया। लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था पुणे में 1848 में कि लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें। तो इन्हें बालिका शिक्षा की जननी भी कहा जाता है। तो पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय रखा गया है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा प्रश्न। INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस देश में किया गया? तो INS तमाल का निर्माण कहां पर हुआ है बाबू? रशिया में हुआ है। कहां पे? रशिया में हुआ है। अब आइए इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तो पहले INS तमाल को आप देखो, ये नेवी शिप है और स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, मतलब इसको डिटेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। और तुशील क्लास का दूसरा युद्धपोत है, यानी तुशील जो बैटलशिप बनाई जा रही है उसका सेकेंड वर्जन है ये। और इसका निर्माण हुआ रशिया में, जगह है यंतर शिपयार्ड कालिनिनग्राद जगह पर। ठीक है, तो INS तमाल F-71 इसे हम कहते हैं और कमीशन किया गया 1 जुलाई को। वजन है लगभग 4000 टन और 30 नॉट। देखो जो स्पीड होती है यहाँ पर नेवी जो शिप्स होती हैं उसको नॉट्स में मेजर करते हैं, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक चल सकता है। कौन कौन से हथियार लेके जा सकता है? ब्रह्मोस जो हमने और रशिया ने मिलकर के बनाया है, और बहुत सारे जो वर्टिकल लॉन्च एयर डिफेंस मिसाइल उन सबको ले जाने में सक्षम है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 से लेकर 9 जुलाई 2025 के बीच में कितने देशों की यात्रा करने का फैसला किया है? तो ये 5 देशों की यात्रा करेंगे और मैं आपको 5 और करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर देश की यात्रा करेंगे, कुछ समझौता होगा, कहां कहां गए, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी घाना जाएंगे, त्रिनिदाद जाएंगे, टोबैगो जाएंगे, अर्जेंटीना जाएंगे, ब्राजील जाएंगे, नामीबिया जाएंगे। तो उद्देश्य क्या है? जो भारत है और इन देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करना और बहुत सारे एग्रीमेंट्स करना। और ब्राजील की यात्रा जब ये करेंगे तो ब्रिक्स समिट होने वाला है। पिछले साल रशिया में हुआ था, इस साल ब्राजील में हो रहा है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी जाएंगे। ठीक है, अगला है 8वां प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियर प्रतियोगिता में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने कौन सा स्थान हासिल किया है? मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया, सेकेंड प्लेस हासिल किया है रॉकेट इंजीनियरिंग कंपटीशन में। ये कहां पर हुआ था? मिडलैंड में हुआ था, टेक्सास में, अमेरिका में हुआ था। तो दुनिया भर के जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रॉकेट डिजाइन किया, ट्रेनिंग करी, प्रदर्शन किया, तो इसमें MIT ने सेकेंड रैंक मारी है। तो इसमें भाग लेने वाले देश भारत, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और जापान है। मणिपाल जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने SDL पेलोड चैलेंज श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है, सेकेंड पोजीशन हासिल किया है। तो MIT ने $750 का नगद पुरस्कार जीता है। MIT आपको मणिपाल कर्नाटक में देखने को मिलेगा। 1957 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगला है दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस कॉम्पिटिशन 2025 में कौन सा मेडल भारत को दिलाया है? तो दिव्यांशी भौमिक ने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक यहां पे भारत को दिलाया है।
मेरे पीछे दिव्यांशी भौमिक देख रहे हैं, जो कंपटीशन हुआ था उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुआ था, अंडर 15 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में इन्होंने कंपटीशन को जीता, टेबल टेनिस कंपटीशन। तो इस श्रेणी में ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो 36 सालों के बाद भारत के पास ये खिताब मिला है। भारत ने अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? Who has been appointed as the new executive director of RBI? तो आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशवन रामचंद्रन को बनाया गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां पर देखिए, जो केशव रामचंद्रन आरबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। जो डिपार्टमेंट है प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन, यहां पर ये उसके यहां पे बनाए गए हैं और इनका काम होगा जो ग्लोबल बैंकिंग्स में इंस्टेबिलिटी है तो उसमें आरबीआई को यहाँ पे एक ऐसी रणनीति देना ताकि हमारे भारत में इकोनॉमी बैलेंस बनी रहे। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। हिल्टन यंग कमेटी ने 1927 में अनुशंसा दी थी कि आरबीआई की स्थापना होनी चाहिए, तो एक अधिनियम लाया गया तो 1934 में 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली में संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर बने शक्तिकांत दास के स्थान पे। इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को। सर ओसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर है, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है और आरबीआई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रेजेंट में सुधा बालकृष्णन है। डिप्टी गवर्नर्स जो आरबीआई के गवर्नर को हेल्प करते हैं, पूनम गुप्ता हैं जो अभी रिसेंटली में बनाए गए हैं, ठीक है, पूनम गुप्ता हैं, ठीक है, और स्वामीनाथन जी, एम राजेश्वर राव है और टी रविशंकर है। तो आप इन सभी का नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, कहां पे 15 साल से ज्यादा के पुराने पेट्रोल से चलने जो वाहन है और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा? तो दिल्ली में फैसला किया गया है कि जो वाहन 15 साल से पुराने हैं पेट्रोल वाले और 10 साल से पुराने डीजल वाहन है उनको फ्यूल नहीं मिलेगा और ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि इन वाहनों से प्रदूषण बहुत होता है, वाहन पुराने हो जाते हैं तो फिर इनको फ्यूल यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो इससे 15 साल से अधिक जो पेट्रोल वाहन है, 10 साल से पुराने डीजल वाहन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और जितने भी पेट्रोल पंप होंगे उसमें होगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा, पहले से डिटेक्ट हो जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है। और अगर आपकी गाड़ी में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल ELV आता है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? When is World Sports Journalist Day is being celebrated? तो दोस्तों 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 1 जुलाई को हमने GST डे मनाया था, डॉक्टर्स डे मनाया था, SBI का स्थापना दिवस मनाया था, ये आपने दिवस मनाए थे। और 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। तो आप खेल पत्रकार जानते हैं, न्यूज़ में तो आप देखते होंगे, जो खेलों की संबंधित जानकारी आपको देते हैं तो उनको याद किया जाता है, उनके योगदान को याद किया जाता है। वैसे खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत में, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की याद पे मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ है, AIPS है, तो इसकी स्थापना की स्मृति में ये दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज, मैं ऑलरेडी बहुत सारे डेज आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज पढ़ा देता हूँ। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे और 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को CRPF डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो, और साथियों आपने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तो पढ़ लिए। अब यहाँ पर RRR को पढ़ेंगे, जो कि हम जून महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स पे स्टार्ट हो जाइए। तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक में तंबाकू खरीदने की जो एज है 18 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21 साल कर दी गई है। करोल नवरोकी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? पोलैंड का चुनाव जीता है। एशियाई की 2024 की एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में एशिया प्रशांत
और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 एयरपोर्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट कौन सा है? तो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। खीर भवानी मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? माता रगन्या देवी मंदिर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। प्यारे दोस्तों, कल जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़ा। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। पाइथोन श्रीवास्तव किस देश की प्राइम मिनिस्टर थी जिन्हें न्यायालय ने पद से सस्पेंड कर दिया है? थाईलैंड में बड़ा ही ड्रामा चल रहा है। अभी 24 घंटे के लिए कोई पीएम बने थे, उनको फिर से बाहर कर दिया। क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं? 345 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द हो गए हैं। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन कौन बने हैं? तो इनका नाम है एस शिव कुमार VSM, ठीक है। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाह के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर बैन लगाया है? बांग्लादेश पर। 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरे हो गए? 2015 में स्टार्ट हुआ था, 10 साल हो गए। हाल ही में रेल1 एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो रेल1 एप्लीकेशन को अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है, भारत के रेल मंत्री। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सोलर ऊर्जा मिशन के तहत किस साल तक 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ेगा? 2027 तक 40 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का टारगेट है। हाल ही में भारतीय नौसेना को स्वदेशी स्टील फ्रिगेट सौंपा गया, इसका नाम क्या है? INS उदयगिरी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को अप्रूवल दिया। ये किस पुरानी नीति का स्थान लेगा? राष्ट्रीय खेल नीति 2001 को स्थान पर आएगा। आज का सवाल है आपके लिए, हाल ही में किस देश में हिजाब को बैन किया गया है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये भारत के कैबिनेट मंत्री हैं, तो इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जो नए छात्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हम यहाँ पे 11 विषय आपको पढ़ा रहे हैं। जो प्यार आप सभी ने दिया है वो मैं फील कर पा रहा हूँ। इतने सारे बच्चों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आप सभी के लिए आभारी हूँ और मैं आपको जो कमिटमेंट किया हूँ मैं उसे पूरा करूँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब मैं आपको इतने सालों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो जीके भी मैं पूरी तरीके से पूरी मेहनत से पढ़ाऊँगा। और जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे कि आपको कैसा लग रहा है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। तो एंशिएंट मिडावल मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 साल की वैलिडिटी के साथ 699 में आप ये बैच लेंगे। PDF नोट्स, रिकॉर्डेड सेशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और 7 से 8 महीने मेरे साथ पढ़ोगे, 500 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे। टाइमिंग्स 5 से 6 है और 1 से 2 है, ठीक है। तो 2 टाइमिंग है आपकी। आपको कैसे इस बैच पे एनरोल होना है, नए छात्रों को मैं गाइड कर देता हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड PDF में चले जाना, वहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे बाय नाउ करना, रेनी 600 कूपन कोड यूज़ करना। डेली टेस्ट लगाओ, अभी मैं आपकी रैंकिंग बताऊंगा कितनी रैंक आई है। ई बुक्स हैं 6 महीने की, मंथली और डेली करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ये स्टैटिक जीके की किताब है जो फ्लिपकार्ट, अमेजन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करोगे तो आप जाओगे, वहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हो। पेज बाय पेज आपको यहाँ पर टेस्ट लगाना है और जीके के सारे बुक्स आप यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। टेस्ट पास है जहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको टेस्ट पास मिल रहा है। 2024-2025 का 12 महीने के करंट अफेयर्स का पैकेज मिल रहा है। 6 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी वहीं पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप। और ये सारी फैसिलिटी अभी जून महीने की आज ही यहाँ पे लॉन्च हो गई, मंथली जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और रैंक दिखा देते हैं, 1 जुलाई का रैंकिंग है हमारे पास। नेहा कुमारी ने टॉप किया है, नेहा कुमारी। अमित सेकंड, संतोष, सीतू, नेहा, हरीश, नीलम, गौरव, रवि, राजा। कॉन्ग्रेचुलेशन, पढ़ते रहिए। डेली टेस्ट सीरीज पे जाके टेस्ट लगाना है और वहाँ पे आपको रैंकिंग पता चलती रहेगी।
तो सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सभी को बहुत बहुत खुशियों के साथ मैं क्लास को एंड करूंगा। और फिर आज कैरियर विल एसएससी चैनल पर 240 क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूं जून महीने का। तो सभी को आना है शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे, ठीक है। तो सबका इंतजार रहेगा। एक मैंने मंथली दिया है ऑलरेडी, मैं 240 क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। आइए